इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप को दिखाते हुए। इसका नाम स्टारशिप होता है, जिसके अंदर सारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की गहराइयों में सफर कर रहे थे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हम इंसानों द्वारा ही बनाई गई थी, जिनका काम होता है कि ब्रह्मांड में घूम घूम कर अलग अलग प्लैनेट की खोज करना और चारों तरफ शांति बनाए रखना। अब हमें यहाँ स्टारशिप इंटरप्राइजेस का कैप्टन जिम दिखाया जाता है, जो कुछ अजीब टाइप के एलियंस से समझौते की बात कर रहा था। दरअसल बात ये थी कि ये एलियंस अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई करके अंतरिक्ष में काफी कचरा और धमाका कर रहे थे। इसीलिए जिम उन्हें कन्विंस कर रहा था कि आप लोग झगड़ा मत करो। युद्ध ना करने के लिए जिम ने उन एलियंस को एक बहुत ही पावरफुल वेपन का एक टुकड़ा दे दिया था, पर वो एलियंस किसी की बात नहीं सुनने वाले थे, खास करके किसी इंसान की। उन एलियंस ने तो उल्टा कैप्टन जिम पर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। कैप्टन जिम पूरी तरीके से उन एलियन से घिर चुके थे। तब तक जिम ने अपने स्टारशिप पर मैसेज भेज दिया था कि उसे टेलीपोर्ट कर लिया जाए, और अब जल्द से जल्द जिम को स्टारशिप के ऊपर बुला लिया जाता है। जिम अगर थोड़ी देर और वहाँ पर रुकता तब वो सारे एलियंस उसे मार कर खा जाते। जिम जब अपने एस्ट्रोनॉट्स की पूरी टीम के पास आता है तब उसने वो एडवांस वेपन स्पोक नाम के एक दूसरे एस्ट्रोनॉट को दे दिया था। जिम ने स्पोक से कहा कि तुम इस वेपन के टुकड़े को किसी अच्छी जगह पर छुपा दो। जिम की टीम इसी तरीके से अंतरिक्ष में घूमती और शांति बनाने का काम किया करती। उन्हें तो पृथ्वी पर से निकले हुए 950 दिन बीत चुके होते हैं। अब यहाँ कैप्टन जिम अपनी पूरी एस्ट्रोनॉट्स की टीम और स्टारशिप को लेकर यूएसएस के अंतरिक्ष में बनाए गए एक बहुत ही बड़े हेडक्वार्टर की तरफ चले गए थे, क्योंकि उन्हें आगे के सफर के लिए कुछ रिसोर्सेस वहां से लेने थे। यहाँ पर यूएसएस ऑर्गेनाइजेशन ने ये हेडक्वार्टर किसी प्लैनेट पर इसीलिए नहीं बनाया ताकि पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा ना सोचे कि यूएसएस किसी के ऊपर निर्भर है। एक तरह से यूएसएस आर्टिफिशियल प्लैनेट क्रिएट करके चारों तरफ अपना दबदबा बनाना चाहता था। कैप्टन माइक और उनकी स्टारशिप उस हेडक्वार्टर पर जल्द से जल्द लैंड हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद हमें अंतरिक्ष में दिखाया गया कि एक अनजान स्पेसशिप यूएसएस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रही है। देखने पर लग रहा था कि वो स्पेसशिप क्रैश होकर लगातार नीचे गिर रही है, पर सही समय पे यूएसएस ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उस स्पेसशिप को लैंड करा दिया होता है। लेकिन स्पेसशिप के अंदर क्या मौजूद है और उसका यहाँ आने का रीजन क्या है, ये सारी चीजें पता की जा रही थी। अब यहाँ यूएसएस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर कैप्टन जिम से बात करते हुए ये कह रही थी कि तुम्हारी अब तक की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसीलिए कुछ ही सालों के अंदर तुम्हें यूएसएस ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। हालांकि कैप्टन जिम इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो, लेकिन जिम ने लीडर से रिक्वेस्ट की कि उसके कैप्टन की पोजीशन से हटने के बाद वो पोजीशन सिर्फ और सिर्फ स्पोक को दी जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कैप्टन बनने की सारी क्वालिटीज मौजूद हैं। अब हमें यहाँ स्पोक दिखाया जाता है जो यूएसएस हेडक्वार्टर के यॉर्क टाउन में आ गया था। स्पोक को तो कुछ ही दिनों पहले पता चला था कि उसके फादर अब मर चुके हैं। साथ ही साथ किसी अनजान वजह से स्पोक की गर्लफ्रेंड हुरा ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। स्पोक पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि वो क्या करे। अब हमें यहाँ वो अनजान स्पेसशिप दिखाई जा रही थी जो कि यूएसएस हेडक्वार्टर पर आकर गिरी होती है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने जब चेक किया तब उस स्पेसशिप के अंदर एक फीमेल एलियन मौजूद थी। पूछताछ करने पर एलियन ने अपना नाम क्लैरा बताया। देखने से तो वो बहुत ही ज्यादा डरी लग रही थी। क्लैरा बताती है कि मैं और मेरी टीम स्पेस में एक मिशन करने के लिए निकले थे, लेकिन नेबुला प्लैनेट तक पहुंचने के बाद किसी अनजान एलियन सिविलाइजेशन ने उनके ऊपर हमला कर दिया। देखते ही देखते क्लैरा के सारे टीम मेंबर्स मारे गए, लेकिन वो कैसे भी अपनी जान बचाकर यहाँ पर आके लैंड हो गई। कैप्टन माइक को ये मिशन बहुत ही ज्यादा पेचीदा और इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसीलिए कैप्टन ने डिसाइड किया कि हमारी स्टारशिप की पूरी टीम क्लैरा के साथ जाकर नेबुला प्लैनेट पे चेक करेगी। वो लोग क्लैरा के साथ निकल पड़ते हैं स्टारशिप के अंदर नेबुला प्लैनेट पर अपनी छानबीन करने के लिए। हालांकि स्टारशिप की एडवांस टेक्नोलॉजी ये बता रही थी कि इस नेबुला प्लैनेट पर तो कोई जीवन है ही नहीं। फिर आखिर क्लैरा की टीम पर हमला किसने किया? कुछ देर तक स्टारशिप नेबुला प्लैनेट के ऑर्बिट में घूमते ही रहती है, पर तभी अचानक पीछे से बहुत ही छोटे छोटे स्पेसशिप आकर स्टारशिप के ऊपर हमला करने लगे थे। उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है, जो लगातार कैप्टन जिम के शिप पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। बहुत ही कम समय में स्टारशिप के कई सारे सिस्टम्स काम करना बंद कर दे रहे थे। कैप्टन जिम और स्पोक को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी स्पेसशिप स्पेस में ही ब्लास्ट हो जाएगी। दरअसल ये सारा काम क्राउन नाम की एक बहुत ही निर्दयी एलियन का होता है, जो अपनी पूरी सेना के साथ स्टारशिप पर हमला इसीलिए कर रहा था ताकि क्राउल कैप्टन जिम से वही हथियार का टुकड़ा ले सके जिसे कि जिम ने शुरुआत में एलियंस को ऑफर किया था। क्राउल के हाथ में वो वेपन लग जाता है, लेकिन स्पोक यहाँ पर अपनी जान की बिल्कुल भी
परवाह नहीं करता और उन एलियंस से लड़ाई करने लग जाता है। कैप्टन जिम ने डिसाइड किया कि वो अपनी स्पेसशिप को नेबुला प्लैनेट पर जाकर लैंड करा देंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में ब्लास्ट होने से अच्छा वो प्लैनेट के ऊपर चले जाएं। देखते ही देखते उनकी स्टारशिप नेबुला प्लैनेट की जमीन पर आ जाती है। क्राउल के लोगों ने तो स्पेसशिप के अंदर मौजूद सारे एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर को बंदी बना लिया था, लेकिन यहाँ कैप्टन जिम और एंड्रयू पहले ही शिप से बाहर निकलकर एक जंगल में आ गए थे। जिम तो क्लैरा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसने तो गन पॉइंट भी कर दिया था। क्लैरा बताती है कि मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। क्राउन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तब वो मेरे सारे साथियों को मार देगा। मुझे सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस प्लैनेट पर कैसे भी लाना था। जिम को इतना तो समझ में आ गया था कि क्लैरा ये सारी चीजें जानबूझकर नहीं, सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के लिए कर रही थी, इसीलिए वो क्लैरा को कुछ भी नहीं करता। पर अब कैप्टन जिम और एंड्रयू को कैसे भी करके अपने बाकी एस्ट्रोनॉट दोस्तों को छुड़ाना पड़ेगा। इस प्लैनेट का एनवायरनमेंट ऐसा था जहां पर कोई भी जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस काम ही नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हमें स्पूक और डॉक्टर को दिखाया जाता है जो उन एलियंस की स्पेसशिप में आकर उसी प्लैनेट पर क्रैश हो गए थे। डॉक्टर तो सही सलामत बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ स्पूक बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। उसके पेट में तो लोहे का एक टुकड़ा घुस जाता है। डॉक्टर ने तो बड़े आराम से स्पूक को बाहर निकाला और वहाँ पे मौजूद चीजों की मदद से स्पूक के घाव को ठीक करने लगे। वहीं अब दूसरी तरफ हमें कैप्टन जिम टीम का एक मेंबर स्कॉट दिखाया जाता है जो एक पहाड़ के ऊपर लटका हुआ था। स्कॉट कैसे भी करके धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लग जाता है, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर ही उसे कुछ एलियंस मिल जाते हैं जिन्होंने स्कॉट को घेर लिया था। स्कॉट उन एलियंस से कहता है कि हम दोनों तो भाई भाई है ना, फिर लड़ने की क्या जरूरत। पर जैसे ही वो एलियंस स्कॉट पर हमला करते हैं, वहाँ पर गैला नाम की एक दूसरी एलियन आ जाती है। गैला ने अपने एडवांस हथियार की मदद से उन एलियंस को मारा तो नहीं, पर उन्हें जल्द से जल्द डराकर वहां से भगा दिया। गैला स्कॉट पर भी अपनी बंदूक तान देती है, लेकिन जब उसने स्कॉट के कपड़ों पर वो निशान देखा तब पूछने लगी कि तुम कौन हो। स्कॉट बताता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और यूएसएस फेडरेशन के लिए काम करता हूँ। ये सुनने के बाद गैला स्कॉट को कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ। गैला तो स्कॉट को एक बड़ी सी गुफा में लेकर आ गई थी जहाँ पर एक स्पेसशिप मौजूद होती है। ये स्पेसशिप और किसी की नहीं बल्कि यूएसएस फेडरेशन की ही थी, लेकिन काफी पुरानी। गैला स्कॉट से कहती है कि वो तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने में मदद करेगी, लेकिन इसके बदले स्कॉट को ये पूरी स्पेसशिप ठीक करनी होगी, जिसका यूज करके गैला इस प्लेनेट से बाहर निकल सके, क्योंकि वो भी कई सालों से इस प्लेनेट पर फंसी हुई थी। दोनों के बीच ये डील फिक्स हो जाती है। यहाँ स्पोक के पेट में लगी हुई चोट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए डॉक्टर उसे एक सेफ जगह पर लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर स्पोक को इस तरीके से छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए थोड़ी देर तक उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें कैप्टन जिम के कुछ और मेंबर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें की अभी क्राउल के लोगों ने पकड़ा नहीं था। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट का चिंग और दूसरे का नाम मिया होता है। चिंग और मिया को इतना तो पता चल गया था कि वो सब फंस चुके हैं, इसीलिए वो जाकर कंप्यूटर सिस्टम पे ट्राई कर रहे थे कि वो कम्युनिकेशन बिठा सके अपने और यूएसएस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिससे कि नेबुला प्लैनेट पर मदद के लिए रेस्क्यू टीम आ सके। हालांकि जब तक चिंग और मिया ये मैसेज सेंड करते तभी वहाँ क्राउल के बहुत सारे सैनिक आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उन दोनों का जुर्म पकड़े जाने पर वो सारे सैनिक क्राउल के पास उन्हें लेकर जाने लगे थे। वहीं कैप्टन जिम, एंड्रयू और क्लैरा लगातार अपनी क्रैश हुई स्पेसशिप की तरफ बढ़ते जाते हैं। क्लैरा भी उन सभी का साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ कैप्टन जिम ने बताया कि शायद से क्राउल वही छोटे से वेपन के टुकड़े को लेने आया था जिसे कि इन्फिनिटी कहा जाता है, लेकिन जो वेपन का टुकड़ा क्राउल लेकर गया है वो नकली है। मैंने तो असली वाले वेपन के टुकड़े को स्पेसशिप में ही किसी अच्छी जगह पर छुपा दिया है। कैप्टन जिम जब उस वेपन के टुकड़े को निकालने जाते हैं तभी अचानक क्लैरा जिम को मारकर दूर कर देती है। क्लैरा तो उस वेपन के टुकड़े को निकालने लगी। दरअसल यहाँ शुरुआत से ही क्लैरा क्राउल के लिए काम किया करती थी और अब क्लैरा कैसे भी करके वेपन को लेकर क्राउल को दे देगी। लेकिन यहाँ पर कैप्टन जिम क्लैरा से ज्यादा समझदार थे। जिम ने जो जगह बताई वहाँ पर तो वेपन मौजूद ही नहीं होता। वो तो सिर्फ चेक करना चाहता था कि क्लैरा हमारे साथ है कि नहीं। और अब यहाँ एंड्रयू ने क्लैरा के ऊपर गन तान दी होती है। क्लैरा ने तो क्राउल के बहुत सारे सैनिकों को यहाँ पर बुला लिया था। अगले ही मोमेंट में कैप्टन जिम और एंड्रयू तो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। सारे एलियंस उनके पीछे पड़े होते हैं, पर वो दोनों वहाँ
वहाँ से बचकर भागने में ही नहीं कामयाब होते, बल्कि जिम ने तो अपने उस स्पेसशिप के अंदर जहाँ पर एलियंस मौजूद थे वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय कर दी थी। वो दोनों तो सीधा जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब हमें चिंग और मिया को दिखाया जा रहा था, जिन्हें की क्राउल के सामने पेश किया जाता है। क्राउल तो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक दिख रहा था। क्राउल चिंग और मिया से कह रहा था कि बलिदान क्या होता है ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। तुम जिस यूएसएस फेडरेशन के लिए आंख बंद करके काम करते हो, दरअसल वही इन सारी चीजों की जड़ है। क्राउल ने बताया कि जो मैसेज तुमने यूएसएस फेडरेशन को भेजा था वो तो कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि पूरे प्लेनेट के चारों तरफ इनविजिबल लेयर बना दी गई है जहां से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था। क्राउल ने तो चिंग और मिया के दो साथियों को पकड़कर उनकी सारी एनर्जी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली होती है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से क्राउल अमर रहता था। अब हमें दूसरी तरफ गैला और स्कॉट दिखाए जाते हैं, जो मिलकर स्पेसशिप को बनाने में लगे थे। गैला को काफी ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन स्कॉट गैला से कहता है कि तुम म्यूजिक का वॉल्यूम कम करो क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अचानक गैला को पता चला कि जंगल में बिछाए गए उसके जाल में कोई शिकार फंसा है। वो दोनों चले गए थे अपने शिकार को देखने के लिए, लेकिन जंगल में जाने के बाद पता चलता है कि उस जाल के अंदर और कोई नहीं बल्कि कैप्टन जिम और एंड्रयू फंसे हुए थे। वो दोनों तो स्टैचू की तरह एक ही जगह पर फंसे हुए होते हैं। स्कॉट तो सबसे पहले उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। बाद में उसने गैला को बताया कि ये मेरे साथी हैं। गैला तुरंत ही दोनों को ट्रैप से निकाल देती है और अब कैप्टन जिम, एंड्रयू, स्कॉट और गैला उस स्पेसशिप में आ गए थे। स्कॉट कैप्टन जिम को सारी बातें बताता है कि कैसे गैला स्पेसशिप को ठीक करके यहाँ से निकलना चाहती है और मैं तब से ही गैला की मदद कर रहा हूँ। जिम तो ये देखकर एकदम शॉक रह गया था कि ये स्पेसशिप यूएसएस फेडरेशन का है, जो कई साल पहले गायब हो चुका था। थोड़ा और अच्छे से जानकारी इकट्ठा करने के बाद जिम को पता चला कि ये स्पेसशिप यूएसएस फेडरेशन की सबसे पहली स्पेसशिप थी, जिसका नाम स्टारशिप फ्रैंकलिन होता है। कई साल पहले ये स्पेसशिप अनजान तरीके से गायब हो चुकी थी। उसके बाद स्पेसशिप का सिग्नल यूएसएस फेडरेशन को कभी मिला ही नहीं। स्कॉट और गैला ने अंदाजा लगाया कि जब ये स्पेसशिप मिशन करने आई हुई होगी, तब शायद से क्राउल की एलियन सेना ने ही उनके ऊपर हमला कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए शायद वो इस प्लेनेट पर आ गिरे और फिर कभी गए ही नहीं। स्कॉट ये भी बताता है कि स्पेसशिप की सारी चीजें प्रॉपरली काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ इसे थोड़ी सी मेंटेनेंस की जरूरत है। यहाँ कैप्टन जिम को एक बात समझ में नहीं आती कि ये स्पेसशिप यहाँ पर कई सालों से पड़ी हुई है, तो फिर क्राउल के लोगों ने इसे अब तक ढूंढा कैसे नहीं। ये बात समझाने के लिए गैला जिम को स्पेसशिप के ऊपर लेकर चली जाती है। गैला ने तो इनविजिबल होने के डिवाइस चारों तरफ लगा दिए थे, जिससे कि स्पेसशिप को कोई भी नहीं देख सकता था। अब यहाँ कैप्टन जिम के पास एक मौका होता है यहाँ से अपने साथियों को लेकर बाहर निकलने का, इसीलिए वो भी गैला का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिम ने नोटिस किया कि स्पेसशिप के सिस्टम में एक अजीब तरीके के सिग्नल्स मिल रहे हैं और ये सिग्नल्स कहीं न कहीं जाने पहचाने थे। जिम तुरंत समझ जाता है कि ये सिग्नल्स हो न हो डॉक्टर और स्पोक के हो सकते हैं, जो वहीं पहाड़ी वाले इलाके में अभी भी फंसे हुए थे। लेकिन ये बात डॉक्टर और स्पोक को पता नहीं होती कि जिम और बाकी सभी ने उन्हें ढूंढ लिया है। वो दोनों तो अपना सफर धीरे धीरे तय करते जा रहे थे, पर अब डॉक्टर और स्पोक ने आसमान में देखा कि स्क्रॉल की बहुत सारी सेना स्पेसशिप लेकर आ रही है। उन दोनों के पास लड़ने के सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। पर जैसे ही वो सारे एलियंस की सेना उन दोनों पर हमला करने गई, वो दोनों किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिनके सामने अब कैप्टन जिम खड़े थे। यानी कि जिम ने ही स्पोक और डॉक्टर के लोकेशन का पता करके उन्हें अपनी शिप में टेलीपोर्ट कर लिया था। स्पोक की कंडीशन देखने से बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी, इसीलिए उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जाने लगा। अब हमें दूसरी तरफ क्रॉल को दिखाया जा रहा था, जहां पर उसका एक साथी आकर बताता है कि जिस वेपन की हम सब तलाश कर रहे हैं वो यहीं किसी क्रू के पास मौजूद है। क्रॉल तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा उन बंदी बनाए गए हुए लोगों के पास चला जाता है और उन्हें डरा धमका कर इन्फिनिटी वेपन मांगने लगता है। क्रॉल ने तो चिंग के ऊपर बंदूक तान दी थी और वो उसे मारने ही जा रहा था। तभी एक एस्ट्रोनॉट एलियन सामने आ जाती है, जो कैप्टन जिम के ही टीम में काम किया करती थी। उसने तो अपने सर के पीछे छुपाए हुए इन्फिनिटी वेपन को निकाल दिया और क्राउल को दे दिया, जिससे कि वो चिंग और बाकी लोगों को कुछ ना करे। और अब इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद क्राउल को वो इन्फिनिटी वेपन मिल चुका होता है। वेपन को लेकर क्राउल जल्द से जल्द अपने स्पेसशिप में आ गया था, पर वो कहीं न कहीं इस वेपन का यूज करने के लिए थोड़ा सा डर रहा था। सबसे पहले क्राउल ने वेपन की पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उसी एलियन एस्ट्रोनॉट को बुला लिया होता है और वेपन की 1% से भी पावर का यूज करते हुए
उस एस्ट्रोनॉट की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब जाकर क्रॉल ने अपने आदमियों को बताया कि ये इन्फिनिटी वेपन इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी जिंदा चीज को पल भर में खत्म कर सकता है। इस खतरनाक और जानलेवा वेपन को जिस सिविलाइजेशन ने बनाया था वो इसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने इन्फिनिटी वेपन को स्पेस में दूर कहीं फेंक दिया था। शॉकिंग बात तब होती है जब क्राउल बताता है कि नेबुला प्लैनेट उनका नहीं है, बल्कि ये तो उन्हीं एडवांस सिविलाइजेशंस का था जिन्होंने इन्फिनिटी वेपन बनाया होता है। दरअसल कई साल पहले इसी वेपन की वजह से उन एडवांस एलियंस की सिविलाइजेशन पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से नेबुला प्लैनेट पर मौजूद सारे जीव जंतु डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन अब क्राउल को पता है कि इस वेपन का अच्छे से यूज कैसे किया जा सकता है। क्राउल की दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ यूएसएस फेडरेशन से थी। क्राउल सिर्फ उन सभी को खत्म करके हेडक्वार्टर पर कब्जा करना चाहता था। अब हमें यहाँ कैप्टन जिम और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें जल्द से जल्द क्राउल के ऊपर हमला करना पड़ेगा। हालांकि अभी उन लोगों को ये बात पता नहीं चली थी कि क्राउल को इन्फिनिटी वेपन मिल चुका है। कैप्टन जिम बता रहे थे कि हमें अपने बाकी सभी लोगों को छुड़ा कर लाना ही पड़ेगा, पर गेला कहती है कि वो तुम लोगों के साथ वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि क्राउल की सेना का वो बेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जो भी आज तक गया वो वापस लौटा ही नहीं। कुछ टाइम पहले गेला की भी फैमिली उस जगह पर फंसी हुई थी। गेला के फादर अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्राउल के सैनिकों ने बड़ी बेरहमी तरीके से मेरे फादर को मार दिया। जिम को पता था कि गेला की टेक्नोलॉजी उनके काम आ सकती है, इसीलिए वो उसे लगातार मनाने लगा था। पर अब अंत में जाकर जब स्कॉट ने गेला से कहा तब वो इस बात के लिए मान जाती है। यहाँ पर स्पोक ने चिंग को एक लॉकेट गिफ्ट किया था जो कि एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस होता है, और उसी डिवाइस की मदद से उन्हें क्राउल के हेडक्वार्टर का पता चल जाता है। सबसे बड़ा सवाल था कि वो एलियंस की नजर में आए बिना उस जगह पर पहुंचेंगे कैसे। तभी जिम ने देखा कि स्पेसशिप के अंदर बहुत ही एडवांस बाइक्स रखी हुई हैं। गेला ने बताया कि हम एक एक बाइक के ऊपर इनविजिबल डिवाइस लगा सकते हैं जिससे कि वो कुछ देर के लिए गायब हो जाएंगे। कैप्टन जिम को भी ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और अब वो सब लगातार इनविजिबल बाइक की मदद से क्राउल की लोकेशन की तरफ जाने लगे होते हैं। देखते ही देखते वो सब अपनी क्रैश हुई स्पेसशिप की तरफ पहुंच गए थे, पर अब क्राउल की एलियन सेना ने उन सभी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। कैप्टन जिम को तो बाइक चलाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। वो उसकी मदद से उन एलियंस का ध्यान भटकाते हैं और वहाँ स्पोक और गेला बंदी बनाए गए सारे एस्ट्रोनॉट्स को छुड़ाने लगे थे। सभी एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकलने के बाद उन्हें एक के बाद एक टेलीपोर्ट कर दिया गया था स्टारशिप के अंदर। देखते ही देखते सभी लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं सिवाय जिम और गेला के। गेला के ऊपर तो अब क्राउल का एक एलियन सिपाही वार करने लगा था जो गेला को बहुत ही ज्यादा डैमेज देता है। दरअसल ये वही एलियन था जिसने गेला के फादर की जान ली होती है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन जिम को ये पता चल चुका था कि गेला खतरे में है, इसीलिए वो गेला को मैसेज करता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ। जिम भी अपनी बाइक लेकर एक स्टंट मारते हुए हवा में उड़ जाता है। गेला और जिन उड़ते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं स्टारशिप फ्रैंकलिन में। कैप्टन जिम और बाकी सब इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि उन्होंने कैद हुए एस्ट्रोनॉट्स को छुड़ा लिया था। लेकिन अब गेला जिम को एक बुरी खबर देती है कि क्राउल के हाथ में वो खतरनाक वेपन लग चुका है और अब उन्होंने देखा कि क्राउल अपनी बड़ी सी सेना लेकर अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है। कैप्टन जिम को अंदाजा हो चुका था कि क्राउल जरूर यूएसएस फेडरेशन की तरफ गया होगा उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसीलिए अब उन सभी को कैसे भी करके क्राउल को रोकना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये स्पेसशिप अभी उड़ने की कंडीशन में नहीं थी क्योंकि इसके थ्रस्टर्स में बर्फ जम चुकी होती है। लेकिन स्कॉट और बाकी सारे मेंबर्स बता रहे थे कि अगर हम स्पेसशिप को पहाड़ से नीचे गिरा दे तब अगर थ्रस्टर्स पे ज्यादा फोर्स लगने की वजह से ये स्पेसशिप चालू हो सकती थी। कैप्टन जिम ने बिना कुछ सोचे समझे ये डिसीजन ले लिया था और इसे ही फॉलो करने के लिए कहा क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई भी ऑप्शन था ही नहीं। अब तो देखते ही देखते स्टारशिप को एक पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया था। अगर स्पेसशिप के थ्रस्टर्स काम नहीं किए तब उन सारे लोगों की मौत यहीं पर होनी थी। स्पेसशिप लगातार गहराइयों में गिरता जा रहा था, लेकिन जिम और उसकी टीम का अच्छा लक होने के कारण स्पेसशिप के थ्रस्टर्स चालू हो जाते हैं और वो अंतरिक्ष की तरफ निकल पड़ती है। कैप्टन जिम हमेशा की तरह
अपनी टीम को लीड करते हुए ये बता रहे थे कि हमें यूएसएस फेडरेशन की तरफ जाना है। वहीं दूसरी तरफ क्राउल अपनी बड़ी सी सेना को लेकर यूएसएस फेडरेशन की तरफ पहुंच चुका था, जिसने बिना देरी किए उनके हेडक्वार्टर पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया होता है। क्राउल की स्पेसशिप की सेना इतनी ज्यादा छोटी थी कि बाकी लोग उसके ऊपर हमला ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही मिनटों के अंदर यूएसएस फेडरेशन के कई सारे सेक्टर्स तबाह हो चुके होते हैं। फेडरेशन वालों के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मौका ही नहीं मिलता उन सभी पर हमला करने के लिए। पर अब कैप्टन जिम भी अपनी स्पेसशिप लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ स्पोक ने बताया कि हम इस तरीके से इन सारे लोगों को खत्म नहीं कर सकते। तभी अचानक स्कॉट एकदम गुस्से में कहता है कि ये सारी तो मधुमक्खी जैसे लग रहे हैं। स्पोक यहाँ पर स्कॉट की कही गई बात पर सोचने लगा था। स्पोक और बाकी टीम मेंबर्स ने भी ये नोटिस किया होता है कि ये सारे स्पेसशिप मधुमक्खी की तरह ही एक फॉर्मेशन बनाकर उड़ रहे हैं, और अगर हम किसी भी तरीके से इन सभी का फॉर्मेशन तोड़ दें तब ये सब अच्छे से फ्लाई कर नहीं पाएंगे। तभी स्कॉट को गैला का वो म्यूजिक याद आता है जिसे कि वो फुल म्यूजिक में बजाने के लिए कह दे रहा था। गैला रॉकिंग सॉन्ग को फुल वॉल्यूम में लगा देती है, जिसकी आवाज बहुत ही कम समय में चारों तरफ फैल चुकी थी। लकीली उनका ये प्लान कामयाब हो जाता है। आवाज सुनकर सारी स्पेसशिप डिस्ट्रैक्ट होने लगी थी, जिससे कि वो सारी अपने आप में ही टकरा कर डिस्ट्रॉय होती जाती हैं। आधे से ज्यादा स्पेसशिप तो डिस्ट्रैक्शन के कारण अपना रास्ता ही भूल गई थी। जब यूएसएस फेडरेशन वालों को ये बात पता चली तब वो भी अपने साइड से तेजी से सॉन्ग बजाने लगे, और अब चारों तरफ से इतनी डिस्ट्रैक्शन होने के कारण सारे स्पेसशिप एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कुछ ही देर के अंदर ही अंदर अंतरिक्ष में तो आतिशबाजी हो रही थी। अब यहाँ पर सिर्फ क्रॉल ही बचा था, जो उस खतरनाक वेपन को लेकर यूएसएस फेडरेशन के अंदर घुस जाता है। अब हमें यहाँ देखने मिला कि क्रॉल का चेहरा अचानक से बदलने लगा है। कैप्टन जिम भी इस बात पर ध्यान देते हैं और तब उनकी सिस्टम ने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिसे पढ़ने के बाद कैप्टन जिम को पता चला कि क्रॉल और कोई नहीं बल्कि सबसे पहले स्टारशिप का कैप्टन था, जिसके अंदर अभी वो सब मौजूद हैं। दरअसल कई साल पहले जब क्रॉल की टीम नेबुला प्लैनेट पर लैंड हो चुकी थी, बहुत समय तक क्रॉल वहीं पर फंसा रहा, लेकिन यूएसएस फेडरेशन ने उन्हें बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। वहाँ के इन्वायरमेंट में रहते रहते क्रॉल अब एक एलियन में बदल चुका था, जिसके अंदर यूएसएस फेडरेशन को खत्म करने की भावना जाग चुकी होती है। क्रॉल तो उस खतरनाक वेपन को लेकर एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जिससे कि वो यूएसएस फेडरेशन पर मौजूद सारे इंसानों को खत्म कर सके। लेकिन वहाँ सही समय पे कैप्टन जिम भी पहुंच चुके थे, जो क्रॉल को वेपन यूज करने से रोकते रहते हैं। स्कॉट और जिम ने ये सारी चीजें पहले से प्लान बना कर रखी थी। स्कॉट तुरंत ही यूएसएस फेडरेशन पर मौजूद ग्रेविटी एकदम से बंद कर देता है, जिससे कि वो दोनों हवा में उड़ने लगे थे। जिम ने इस मौके का फायदा उठाया और उस वेपन को निकालकर क्रॉल को लात मारकर अंतरिक्ष की गहराइयों में फेंक दिया। वो वेपन भी ब्रह्मांड की गहराइयों में कहीं दूर चला जाता है। यानी कि इसका मतलब ये था कि कैप्टन जिम और उसकी टीम ने एक बार फिर से सारी चीजों को सॉल्व कर दिया था। धीरे धीरे यूएसएस फेडरेशन में जो भी नुकसान हुआ था वो उसे ठीक करने लग जाते हैं। कैप्टन जिम के इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उन्हें फेडरेशन का एम्बेसडर बना दिया जाता है, और वहीं स्पोक को कैप्टन की पोस्ट मिल चुकी थी। इस तरीके से हमारे एस्ट्रोनॉट हीरोज ने पूरे ब्रह्मांड को खत्म होने से बचा लिया होता है। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और एडवेंचरस कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।